फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्रैंक एडलर मैरी के अपने कमरे से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल नाश्ता बनाया है। आपको खाना बनाना आता ही नहीं। तुम अच्छी लग रही हो। मैं डिज्नी कार्टून की तरह लग रही हूँ। मैरी के पास एक बिल्ली है जिसका नाम फ्रेड है और उसके पास सिर्फ एक आंख है। मैरी स्कूल नहीं जाना चाहती और कहती है कि उसे घर पर ही पढ़ाया जाए। ये बहुत मजेदार होगा। तुम बहुत सारे दोस्त बना सकोगी जिनसे तुम पूरी जिंदगी पैसे उधार ले सकोगी। अब जाओ और एक बच्चे की तरह बर्ताव करो, ठीक है? फ्रैंक के घर की मकान मालकिन, जिसका नाम रॉबर्टा है, जो कहती है कि उसे स्कूल से वापस लाओ। फ्रैंक कहता है कि उसे दुनिया देखनी चाहिए और दोस्तों से मिलना चाहिए। वह दोस्तों के बिना रहती है। मैरी स्कूल में ऊब रही थी और घर जाना चाहती थी। फिर उसने कहा, यह एक मजाक है, ये बहुत आसान सवाल है। फिर मैरी की टीचर ने उसे और जटिल सवाल पूछे और उसने उन्हें सही जवाब दिया। टीचर हैरान हो गई और उन्हें पता चला कि मैरी एक जीनियस है। देखो, मेरी टीचर आ रही है। मुझे लगता है कि वो फिर मुझसे पूछेंगे कि 1+1 बराबर क्या है। टीचर कहती है, मुझे लगता है कि आपका बच्चा खास है। टीचर ने मैरी को एक अलग सवाल पत्र दिया जो बाकी बच्चों से ज्यादा कठिन था। फिर टीचर ने मैरी की माँ के बारे में थोड़ा और रिसर्च किया और पता चला कि उसकी माँ एक गणित की जीनियस थी, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब उसका भाई फ्रैंक उसकी देखभाल करता है। मैरी की टीचर फ्रैंक के पास आकर उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है। फ्रैंक कहता है, उस दिन मैं डेट पर गया था और जब घर आया तो मैंने देखा कि मैरी की माँ सोफे पर पड़ी थी और मैरी बाथरूम के फर्श पर थी। पिछले 6 और आधे साल से मैरी और मैं एक साथ हैं। एक दिन मैरी की दादी उससे मिलने आई और उसके लिए उपहार लाई। मैरी की दादी कहती है, यह घर मैरी के लिए ठीक नहीं है, उसे मेरे पास ले आओ। हम उसका टैलेंट इस्तेमाल करके एक ऐसा समीकरण हल कर सकते हैं जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हल नहीं कर सकता। अगर तुम यह नहीं करते तो हम कोर्ट में मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी की दादी और फ्रैंक कोर्ट में हैं और वे मैरी की कस्टडी लेना चाहते हैं ताकि वे उसके टैलेंट का फायदा उठा सकें। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक को कोर्ट से एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे 1 हफ्ते के लिए मैरी के ग्रैंडमदर के साथ रहना होगा। मैरी की दादी उसे एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पास ले जाती है और उससे बोर्ड पर समीकरण हल करने को कहती है, लेकिन वह उसे हल नहीं कर पाती। प्रोफेसर निराश हो जाता है और मैरी की दादी भी। फिर घर जाते वक्त मैरी कहती है कि वह समीकरण गलत था, इसे हल नहीं किया जा सकता था और मैरी सही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी के पिता कोर्ट में अपनी बात साबित कर रहा है कि वह अपनी बच्ची को अपने घर लाना चाहता था, लेकिन फ्रैंक उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था जो पूरी तरह से झूठ था। फिर अगले सीन में मैरी को यह पता चलता है कि उसका एक पिता था और वह बहुत रोती है। वह कहती है, वो एक बार भी मुझे देखने क्यों नहीं आया? क्या उसे मेरी परवाह नहीं थी? जब मैं पैदा हुई थी तब कोई खुश नहीं था। फ्रैंक ने कहा, बहुत लोग खुश थे जब तुम पैदा हुई थी। फिर वह उसे एक अस्पताल ले जाता है ताकि उसे दिखा सके कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या महसूस होता है। वह बहुत खुश हो जाती है और परिवार के साथ नाचने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक के वकील मैरी की कस्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। वह सुझाव देते हैं कि मैरी को किसी और परिवार के साथ तब तक रखा जाए जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती और उसके बाद हम उसकी कस्टडी ले सकते हैं। यह फ्रैंक के लिए बहुत कठिन फैसला था, लेकिन कोर्ट के दबाव के कारण उसे यह फैसला लेना पड़ा। मैरी इस खबर से बहुत दुखी थी और कहती है, फ्रैंक, मुझे मत छोड़ो, तुमने वादा किया था। मैरी एक और परिवार के साथ रहने लगी। एक दिन फ्रैंक उसे मिलने गया, लेकिन उसे अंदर आने नहीं दिया गया। उसे बताया गया कि बेहतर होगा अगर वह वहां न आए और मैरी उसे भूल जाए। मैरी उस घर में अपनी बिल्ली भी साथ ले गई। एक दिन मैरी की टीचर को पता चला कि मैरी की बिल्ली को अडॉप्शन के लिए भेजा गया है और उसने फ्रैंक को इसके बारे में मैसेज किया।
फ्रैंक तेजी से एडॉप्शन की जगह पर पहुंचा और बिल्ली को उस घर में ले गया जहां मैरी रह रही थी। उसने वहां के आदमी से पूछा, मैरी कहाँ है, मुझे बताओ। फ्रैंक को पता चलता है कि मैरी की दादी उसका इस्तेमाल कुछ समीकरण हल कराने के लिए कर रही थी। मैरी उस कमरे से भाग जाती है और फ्रैंक और उसकी दादी के बीच बहस शुरू हो जाती है। फ्रैंक कहता है, मैरी की मां ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने पहले ही नेवियर-स्टोक्स समीकरण हल कर लिया है। यही तो तुम चाहती थी, इसलिए तुम मैरी का इस्तेमाल कर रही हो। उसने मुझे कहा था कि मैं इस समीकरण को तभी प्रकाशित करूं जब तुम मर जाओ। यह सुनकर मैरी की दादी को झटका लगता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक और मैरी का पुनर्मिलन होता है। मैरी यूनिवर्सिटी जाने लगती है और फ्रैंक के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है। फिल्म गिफ्टेड की कहानी का संदेश यह है कि व्यक्तिगत विकास, रिश्तों और प्रतिभा के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। हालांकि असाधारण प्रतिभा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिल्म इस बात पर जोर देती है कि एक बच्चे की भावनात्मक खुशी, संतोष और अपनेपन की भावना उसकी क्षमताओं का उपयोग करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बिना शर्त प्यार, परिवार के महत्व और किसी व्यक्ति को अपनी पसंद की जिंदगी जीने देने के मूल्य को दर्शाती है। अंत में यह संदेश देती है कि व्यक्ति की काबिलियत से ज्यादा उसके अस्तित्व को महत्व दिया जाना चाहिए।